नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज भैंसमा से आपको फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है उसके लास्ट यूनिट का आगे हमारा प्रदूषण का आखिरी ये है टॉपिक मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या होता है? मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे मृदा की प्राकृतिक उपयोगिता नष्ट हो, मृदा प्रदूषण कहलाता है। मिट्टी ही हमारा जीवन का आधार है, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वनस्पति हो। तो ये मृदा अगर प्रदूषित हो रही है तो हमारे ऊपर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है, वनस्पतियों पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। मृदा प्रदूषण करने वाले मृदा प्रदूषक दो प्रकार के, प्राकृतिक प्रदूषक और मानवीय प्रदूषक। प्राकृतिक प्रदूषक में वन विनाश है, वन का ह्रास हो रहा है या वन खत्म हो रहे हैं, उसके कारण जो मिट्टी को जकड़ कर रखने वाले इनके जड़ वाला भाग है वो भी क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। अब मिट्टी का जड़ नहीं रहेगा तो मिट्टी को जो बांधे रखने की क्षमता है वो वाले ऑर्गन में मौजूद नहीं है, तो तीव्र अपरदन होने लगता है। नमी समाप्त होने के कारण सूखापन आने लगता है मिट्टी में, उससे तीव्र अपरदन होने लगता है। वर्षा की मात्रा और तीव्रता, ये वर्षा की मात्रा और तीव्रता में क्या होता है? इसका उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। तेज बारिश हुई, मिट्टी उस जगह से बह के अपरदन हो गया, गलीय अपरदन के रूप में दिखता है, वो सतही अपरदन के रूप में भी दिखता है। और जो मिट्टी की उपजाऊ परत है वो वहां से चली गई दूसरी जगह, इससे भी उत्पादकता क्या होने लगती है? प्रभावित होने लगती है। वायु प्रवाह, वायु में निलंबित ठोस पदार्थ, चाहे वो मिट्टी के बारीक कण हो, चाहे वो कोयले के बारीक कण हो, चाहे वो राख के बारीक कण हो, चाहे अन्य किसी भी खनिज पदार्थ के बारीक कण हो, वो दूर तक वायु क्या करती है? बहा के ले जाती है। हम देखते हैं कि हमारा घर अगर बंद भी रहे तो धूल की एक परत हर 2 दिन में जमा होती रहती है। आप देखेंगे क्योंकि ये हवा में मौजूद धूल के कण हैं जो वहां सेटल हो जाते हैं, जो वहां गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये प्राकृतिक प्रदूषण है। दूसरा मानवीय प्रदूषक कौन कौन से हैं? औद्योगिक ठोस अपशिष्टों के रूप में, रासायनिक पदार्थों के रूप में, ठोस अपशिष्ट के रूप में, खनन में जो खनन के पार्टिकल्स होते हैं, जिस खनिज का खनन किया जा रहा है उसके पार्टिकल्स होते हैं बारीक। अगर लौह अयस्क का खनन किया जा रहा है तो उसके बारीक लाल चूर्ण के रूप में दिखाई देगा। कोयले का खनन किया जा रहा है तो काले चूर्ण के रूप में दिखाई देगा। वह वायुमंडल में वो चीज मौजूद रहती है। और ये ठोस अपशिष्ट और रासायनिक पदार्थ, क्योंकि हम जानते हैं सभी किसी न किसी इसमें कुछ रासायनिक पदार्थ रहते हैं और वो हमारे इसमें घुसकर नुकसान करते हैं। अब ठोस अपशिष्ट के रूप में चाहे वो राख का कण हो चाहे कोयले का कण हो, ये हम अपने सांस के जरिए ले रहे हैं, है ना। और पेड़ पौधों के ऊपर भी इनकी परत जम रही है, तो पेड़ पौधों का वाष्पीकरण नहीं होगा और हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। घरेलू कचरा और रासायनिक कचरा, घरेलू इस प्रदूषक के रूप में हम घरेलू कचरा भी निकलता है और रासायनिक कचरा भी निकलता है। हम देखते हैं कि हम प्लास्टिक बहुत हद तक हर घर में प्लास्टिक या पॉलीथीन कचरे के रूप में बाहर फेंका जाता है। कांच के टुकड़े, आपका कप वगैरह के जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं इनके टुकड़े, इस तरह का कचरा बाहर हम फेंकते हैं और अल्टीमेटली वो मिट्टी के इसमें मिल जाता है, मिट्टी में उसका जमाव हो जाता है। कृषि में रासायनिक और कीटनाशक के रूप में, कृषि में रासायनिक और कीटनाशक के रूप में होके वो हमारे इसमें मनुष्य के अंदर सीधा नहीं आ रहा है, परंतु चूंकि हम
उस मिट्टी में उगने वाले खाद्यान्न को खा रहे हैं या सब्जी फल को खा रहे हैं, तो इस तरह से वो हमारे अंदर आ रहा है। तो ये मानवीय कारण है जिनसे, या मानवीय प्रदूषक हैं जिनसे मृदा प्रदूषण होता है। अब हम आपको मृदा प्रदूषण की एक तस्वीर दिखाते हैं। उद्योगों से भी हो रहे हैं, कचरा बाहर निकल रहा है, और ये हर शहर का एक विशेष पहचान होती है। अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये देखने को मिल गया है कि पॉलीथीन, चूंकि ये नष्ट नहीं होते हैं, तो ये अपने आप ये क्या होता है, बाहर निकलता है। अब आगे मृदा प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव है। मृदा प्रदूषण का प्रभाव, पहला तीव्र अपरदन देखने को मिलता है। मृदा में तीव्र अपरदन मिलता है क्योंकि वनस्पति नहीं है, उसको बांधे रखने वाली ताकत नहीं है। इसके अलावा सूखापन है, मिट्टी भुरभुरी हो गई है, तो अपरदन तीव्र गति से होता है। उत्पादकता में कमी, तेज बारिश आई, तेज हवा आई और ऊपर की उपजाऊ परत को बहा कर ले गई, उससे उत्पादकता में कमी आती है। खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं फूड चेन के बारे में या खाद्य श्रृंखला के बारे में कि वनस्पतियों सूर्य से बना है ये फूड चेन। सूर्य के किरणों से, फोटोसिंथेसिस से पेड़ पौधे, वनस्पतियां अपना भोजन बनाती है, उसमें वृद्धि होती है, वो फल फूल तैयार करती है, अनाज तैयार करती है और वो हम लेते हैं। तो जिस मिट्टी पर, जिस जहरीली मिट्टी पर अगर कोई फल फूल उग रहा है और उसको हम खा रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ रहे हैं। आपको कई बार इसके कारण कड़वे या जहरीले लौकी खाने से या लौकी का रस पीने से मृत्यु की घटना एक दो बार आप लोगों ने सुनी होगी। इस तरह से हम कई बार इस तरह की घटना सुनते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे मानव स्वास्थ्य पर, हमने खाद्य श्रृंखला को अलग छोड़ दिया है, अब हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? हम देखते हैं कि जो धूल के कण या खनिज के कण हवा में लटके हुए रहते हैं, वो कहां से आ रहे हैं? इन मिट्टी से, ये दूर तक फैले इनकी परत के कारण। और इसको जब हम लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े में एल्वोलाई करके होते हैं, जहां से ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर जिस एरिया से होता है, उसको ये छेद कर देते हैं और निष्क्रिय कर देते हैं। इस तरह से हमारे फेफड़े या हमारे लंग्स की कैपेसिटी सांस लेने की कम होती चली जाती है। तो इस तरह से जो मिट्टी के धूल के कण भी, राख, धूल, मिट्टी, खनिज पदार्थों के कण जो दूर तक फैले रहते हैं और हवा आके हमारे नाक के जरिए हमारे अंदर जाती है, तो इस तरह से ये स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। अगर वहां की मृदा प्रदूषित नहीं है, जैसे ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो वहां आप देखेंगे कि सांस संबंधी बीमारियां कम होती है ना। तो ये चीजें आप महसूस करते हैं। अब मृदा की गुणवत्ता हेतु पर्यावरण नियोजन और प्रबंधन कैसे कैसे होता है? मृदा अपरदन रोकने के लिए, वहां की वायु शुद्ध रखने के लिए, वहां का मिट्टी को बांधे रखने के लिए, वहां ड्राइनेस ना आए, सूखापन ना आए मिट्टी में, इसके लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। रासायनिक ठोस अपशिष्टों का यथासंभव उचित उपयोग करें। जैसे राख निकलता है ताप विद्युत ग्रहों से, इस राख का मैक्सिमम, अधिकतम उपयोग कर लें। और अगर हम देख रहे हैं कि अगर इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग सीमेंट के लिए, सड़क बनाने के लिए या पोर्सिलीन बनाने के लिए, इन सब में, या खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इनका ढेर नहीं पड़ा रहेगा, ये किसी दूसरे पदार्थ में तब्दील हो गए रहेंगे। तीसरा, औद्योगिक अपशिष्ट और अधिभारों के संग्रहण में भूस्थायी।
ये भूस्थायित्व क्या होता है कि कहीं कहीं कचरे के ढेर जमा हो रहे हैं या कहीं पे जो औद्योगिक अपशिष्ट जमा हो रहा है, ये ज्यादा उसमें भार बढ़ता चला जाता है और ये उस जगह में गिर जाते हैं या साथ बगल में जाने वाली सड़क में गिर गए या आसपास के खेत में बिखर गए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इनका अगर ढेर बनाया जा रहा है तो टेक्निकली इसके ढेर का ढाल ठीक रखना चाहिए। इस तरह से तेज ये करने पे ये थोड़ा सा भी हवा और ये करने से ये गिर जाते हैं। और अगर आप उसको फैलाए हुए रखेंगे पर उसमें भी एक हानि है, आपने दूर तक के क्षेत्र को ले लिया है, तो इसमें आपको इस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कचरा बहुत ज्यादा निकलते जा रहा है, तो ये हर शहर में देखने को मिलता है कि वहां के कचरे के ढेर कहीं न कहीं गिरते हैं। चाहे आप ऐसी घटनाएं सुने हैं कि कचरा का ढेर गिरा है तो कार दब गई है, या कचरे के ढेर पे आग लगाई है तो कुछ दूरी की कार जल गई है, या आप ये भी सुने होंगे कि जो खान है ये भी धसकने की घटनाएं होती हैं। तो इन सब के लिए इनका भूस्थायित्व का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हम माइंस एरिया बना रहे हैं, खनन क्षेत्र बना रहे हैं, तो खुले गड्ढों के रूप में उसको ना छोड़ें, उसका कहीं ना कहीं कोई दूसरा उपयोग करें, उसको भर के ये करके उसको पुनः उपयोग के लिए बनाने की कोशिश करें। चौथा है जीवनाशी और उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग। जीवनाशी और उर्वरक डाल रहे हैं, अब मनमाना डालते हैं, ज्यादा से ज्यादा फल हो, ज्यादा से ज्यादा सब्जी हो, ज्यादा से ज्यादा उसका आकार बढ़े, परंतु ये कहीं ना कहीं उस मिट्टी को खराब कर रहा है। और आखिरी है उचित भूमि उपयोग। आप बहुत ज्यादा कृषि कार्य न करें, बहुत ज्यादा औद्योगिक कार्य ना करें, बैलेंस बनाए रखें। अगर वन क्षेत्र है तो वन क्षेत्र को आप हटा दिए, उसकी जगह आपने कृषि कर ली, या उसकी जगह आपने उद्योग कर लिया, या उसकी जगह आपने नगर बना लिया, तो ये एक उचित भूमि उपयोग हो। ये चीजें विकसित देशों में देखने को आ रही है कि वहां इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लिया जा रहा है भूमि का, और उसके कारण हानि मानव स्वास्थ्य पे देखने को मिलती है। अब हमने प्रदूषण के सभी इसको पढ़ लिया है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ये किन किन कारणों से होता है, इनसे बचाव के क्या क्या है, या इनका प्रबंधन करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाना चाहिए, ये सब हमने पढ़ा है। अब आगे आप ऐसी घटनाएं, वर्ष भर ऐसी जो भी इन प्रदूषण से होने वाली घटनाएं हैं, इनको अलग से नोट करें और अपने उत्तर में अवश्य लिखें। धन्यवाद।